बच्चे, अनलिमिटेड फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज अनलिमिटेड फिजिक्स क्लासेस आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का 4th वीडियो लाया है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी 3rd वीडियो जो बनाया था उसमें हमने लास्ट क्लास में मेथड ऑफ चार्जिंग एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज का हमने डील किया था। ठीक है बच्चे, तो आज हम लोग आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है ना, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम, है ना। तो ये इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, कूलम्ब्स लॉ है। तो हम लोग आज कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले हम लोग थोड़ी सी चीज़ें कुछ और भी देखते हैं कि कोई इंसुलेटिंग बॉडी है तो उस इंसुलेटिंग बॉडी पे भी फोर्स एक्सर्ट हो रही है किसी चार्ज बॉडी के द्वारा, है ना। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हम लोग डील कर रहे हैं, है ना। तो आप प्रैक्टिकली इस तरह का एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली देखे होंगे कि जो कॉम्ब होती है, कॉम्ब को अगर आप अपने हेयर से रब कर दो तो रब करने के बाद वो बिहेव करेगा एज अ चार्ज बॉडी के जैसा, है ना। और कोई पीस ऑफ पेपर जो होती है वो इजीली लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह का प्रैक्टिकल आपने बचपन में किया होगा, है ना। तो वही चीज़ें बोला गया है कि कोई एक चार्ज कॉम्ब है, वो चार्ज कॉम्ब क्या कर सकता है, कोई भी एक इंसुलेटिंग पीस ऑफ पेपर को क्या कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है। तो ये ऐसा कैसे होता है ना। तो इसके पीछे क्या होती है रीजन, तो रीजन है कि जो इंसुलेटिंग बॉडी होती है तो उस इंसुलेटिंग बॉडी में जो चार्ज होती है वो चार्ज क्या हो जाती है, स्लाइटली शिफ्टिंग होना स्टार्ट होती है। और शिफ्ट होने के कारण क्या हो जाती है कि वो उसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगना स्टार्ट होती है। वो डिपेंड करता है किस तरह का अट्रैक्टिव फोर्स होगी, है ना। कि वो सपोज अगर कॉम्ब को हमने नेगेटिवली चार्ज कॉम्ब लिया तो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज होगा टुवार्ड तक क्या हो जाएगा, कॉम्ब के साइड में क्या हो जाएगा, शिफ्टेड हो जाएगा, है ना। कुछ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए शिफ्ट हो जाती है। तो एक साइड में आपका पॉजिटिवली चार्ज वाले पीस ऑफ पेपर बन जाएगा, जो उसके अदर जो कॉम्ब के दूर से होगा तो वहाँ पे आपका नेगेटिवली चार्ज होगा, जिस कारण से क्या होती है कि ये पॉजिटिव और कॉम्ब का नेगेटिव जो होती है आपस में क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स उसको क्या करेगा, पेपर को लिफ्ट करवा लेगा। सपोज इसका उल्टा अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई कॉम्ब है जो इस पे पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो पीस ऑफ पेपर होती है, पीस ऑफ पेपर पे के जो इंसुलेटिंग मटेरियल के जैसा होती है, तो उसमें जो चार्ज होती है वो चार्ज नेगेटिवली चार्ज कॉम्ब के साइड में शिफ्टेड हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज अवे फ्रॉम द कॉम्ब हो जाएगा, बिकॉज ऑफ, है ना, से लाइक रिपेल टू ईच अदर। जिस कारण से क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज की तरफ पॉजिटिवली चार्ज कॉम्ब के साइड में क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज का शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, उसको अट्रैक्ट कर लेती है। तो कुछ इस तरह का फिनोमेना होती है कॉम्ब के साथ में, है ना, जो क्या कर सकता है, किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल को क्या कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है। वहां भी फोर्स एक्सर्ट होती है। तो ये जो फोर्स होती है ना, इंसुलेटिंग मटेरियल पे एक्सर्ट हो रही है, क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ स्लाइटली शिफ्टिंग ऑफ चार्ज इनसाइड द इंसुलेटिंग मटेरियल। तो हम लोग ये बात को लिखते हैं, है ना। देखो ये सारे फैक्ट आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि समझने, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए जरूरी होती है चीज़ों को, है ना। पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं बहुत सारे, है ना, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये भी देखनी होती है कि समझने के लिए कॉन्सेप्ट किस तरह क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना। तो हमने क्या बोला कि सपोज कोई चार्ज कॉम्ब लिफ्टेड या picked up the insulating piece of paper इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि कोई पीस ऑफ पेपर है ना। तो हमने क्या बोला कि जो इंसुलेटिंग पीस ऑफ पेपर होती है उनके अंदर क्या होता है, चार्ज का स्लाइटली शिफ्टिंग होना स्टार्ट होता है। द चार्ज स्टार्ट टू शिफ्टिंग slightly toward the comb. As a result, the net charge
चार्ज as a result any charge comb can be attracted piece of paper, ठीक है। सपोज हमने बात किया कोई पीस ऑफ पेपर है, ये पीस ऑफ पेपर है और एक हमने क्या बनाया, कॉम्ब बनाया। This is the comb. इस कॉम्ब के ऊपर हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, निगेटिव चार्ज को प्लेस कर दिया, निगेटिव चार्ज को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पीस ऑफ पेपर होती है, पीस ऑफ पेपर का जो पॉजिटिव चार्ज होगा शिफ्टिंग हो जाएगा टुवर्ड द, कुछ इस तरह का शिफ्टिंग होना स्टार्ट होती है ना। तो अब ये पीस ऑफ पेपर पे क्या होगा, नेट आपका क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट होती है, जो क्या करेगा, एट्रैक्टिव फोर्स होती है, जो इस पेपर को क्या करेगा, लिफ्ट कर लेगा। दिस इज द नेट, यहाँ पे क्या लिखूंगा, द in insulating piece of paper, the shifting of charge, कौन सा चार्ज, शिफ्टिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड द negatively charged comb, and the negative charge shifted toward the away from the comb। एज ए रिजल्ट क्या होगा, द नेट, यहाँ पे क्या होगा, नेट एट्रैक्टिव फोर्सेस कैन लिफ्ट द पीस ऑफ पेपर, है ना। तो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पीस ऑफ पेपर, दैट इज इंसुलेटिंग पीस ऑफ पेपर। तो इसको आप लिख लो, है ना। फिर हम लोग सेकेंड पॉइंट इसी में हम लोग बात करेंगे। या तो आप लिख सकते हैं या तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, रब कर दूं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनचार्ज बॉडी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं कैसे, हाउ टू एक्सर्टेड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द अनचार्ज बॉडी। इस तरह का भी एक्सपेरिमेंट आप लोग बचपन में किए होंगे। कैसे, किसी का बर्थडे में आप गए होंगे, उस बर्थडे ओकेशन पे आप देखे होंगे कि जो बैलून होती है, बैलून को क्या करते हो, रब करते हो, किसी सरफेस से रब किया, है ना, और रब करके डायरेक्ट सीलिंग में चिपका दो, वो स्टिक हो जाते हैं।
तो ऐसा क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर एक्सर्टेड ऑन द अनचार्ज बॉडी। नेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनचार्ज बॉडी। तो इस अनचार्ज बॉडी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लगता है? बिकॉज ऑफ सेम चीजें होगी, यहाँ पे भी क्या होगा, चार्ज क्या हो जाता है, शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है ना। तो दैट मीन्स चार्ज बॉडी कैन exert a electrostatic force on uncharged body है ना। सपोज हमने क्या किया, एक बैलून को क्या कर दिया, अनचार्ज बॉडी, सपोज हमने क्या किया, ये वॉल लिया, इस वॉल के ऊपर हमने क्या किया, बैलून को रब किया, ये बैलून है, इस तरह का हमने क्या किया, बैलून लिया, रब करके बैलून को यहाँ लाके चिपका दिया। ये आपका बैलून है, ये भी बैलून है, ये भी बैलून है। तो ये बैलून को हमने क्या किया, चिपका दिया। तो ये क्यों चिपके हुए हैं बैलून? बिकॉज ऑफ दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बट जो चार्ज होती है इसके ऊपर, ये क्या है, अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आया, अनचार्ज बॉडी है ना। लेकिन बैलून क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाती है, स्टिकी हो जाती है। तो बैलून एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द wall which is uncharged themselves। ठीक है बच्चे। तो ये जो हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहे हैं, ये जो अनचार्ज बॉडी पे लग रहे हैं, बिकॉज ऑफ चार्ज बॉडी के कारण ही लग रहे हैं। और हमने क्या किया, बैलून को रब कर दिया, और रब करने के बाद वो एज अ चार्ज बॉडी के जैसा बिहेव करेगा। तो इसको भी लिख लीजिए। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे, या तो आप इसको लिख लो या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, रब कर दूं। तो एक नोट करके पॉइंट आप लिखिएगा, है ना, कि देखो एक वर्ड होती है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि यही जो चार्ज होती है, चार्ज का शिफ्टिंग होती है फोर्थ या बैकवर्ड, है ना, फोर्थ या बैकवर्ड डायरेक्शन में जो स्मॉल एक्सटेंट के लिए चार्ज का शिफ्टिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ द चार्ज। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन ऑफ द चार्ज। दैट मीन्स नोट करके पॉइंट लिख रहे हैं, द चार्ज शिफ्टेड इन insulating body for a small distance is called as polarization of the charge।
स्मॉल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? स्मॉल डिस्टेंस का मतलब होता है वेरी स्मॉल एक्सटेंट इन फोर्थ एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो किसी भी डायरेक्शन में स्मॉल डिस्टेंस के लिए जो शिफ्टिंग होती है चार्ज का, तो दैट इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन बोलेंगे। ठीक है बच्चे, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। एक यहीं पे एक प्रैक्टिकली एप्लीकेशन होती है इसी प्रिंसिपल का कि एक कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो होती है कार के बॉडी को या कोई अदर ऑटोमोबाइल के बॉडी को कलर करनी होती है, पेंट करनी होती है, तो एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग मशीन्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग मशीन इसी पे वर्क करते हैं, इसी प्रिंसिपल पे, है ना। तो वहाँ से क्या होती है कि जो स्प्रे होती है, पेंट का जो स्प्रे होती है, वो एज अ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल के जैसा बिहेव करेगा या इस तरह का वहाँ पे बना दिया जाता है। और जिसको कलर करनी है, जिस बॉडी को पेंट करनी है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, एक ग्राउंडिंग, एक वायर से जोड़ करके उसको ग्राउंडिंग कर देंगे, है ना। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब पेंट कर रहे हैं या स्प्रे को छोड़ रहे हैं उस बॉडी के ऊपर, तो उस बॉडी पे क्या हो जाएगा, इसीलिए बाहर वहाँ से नेगेटिवली चार्ज निकलेंगे, क्योंकि उस बॉडी पे क्या हो जाएगा, एज अ पॉजिटिवली चार्ज अपीयर्स हो जाएगा। तो नेगेटिवली चार्ज पेंट क्या हो जाएगा, स्प्रे क्या हो जाएगा, इजीली वहाँ से स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो यही मेथड होती है पेंट करने की, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होती है। तो एक प्रैक्टिकली एप्लीकेशन याद रखिएगा इसका, एप्लीकेशन इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कलर ऑफ बॉडी ऑफ द व्हीकल्स। अब ये कैसे होती है? बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग के हेल्प से होती है ना। उसमें स्प्रे जो होती है, स्प्रे एज अ, वहाँ पे कुछ इस तरह का चीज़ें होंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर रब कर दे रहा हूँ। जो स्प्रे होंगे कुछ इस तरह का, ये स्प्रे होती है, यहाँ से नोजल होती है, यहाँ पे दिस इज द निगेटिवली चार्ज स्प्रे है। ये निगेटिवली चार्ज स्प्रे जिसको हमने पेंट लिया हूँ इस डब्बे के अंदर। दिस इज द निगेटिवली चार्ज स्प्रेइंग और इसके जिस मेटल पे हमें कलर करनी है उस मेटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंडिंग वायर से जोड़ देते हैं। यही मटेरियल है, इसको हम लोग क्या कर दिए, ग्राउंडिंग वायर से जोड़ दिए। इसको हमें कलर करनी है, सपोज इस पार्ट को कलर करनी है, तो ये हो गया मेटल टू बी पेंट। तो इस बॉडी के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज अपीयरेंस होना स्टार्ट होगा। क्यों पॉजिटिवली चार्ज अपीयरेंस होंगे, जिस कारण से नेगेटिवली चार्ज स्पेयर क्या होगा, इस पे आके डिपॉजिट होना स्टार्ट होती है। तो यही होती है किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग में, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होती है किसी भी बॉडी को पेंट करने में। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात किया बेसिक क्लासेस के बारे में, जो कि हमने, है ना, 2-3 वीडियो में हमने कवर कर लिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ, जो कि आपके लिए, है ना, नीट
पेपर के लिए या अदर कॉम्पिटिशन जेई के लिए या बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डील करेंगे। तो इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्या, कूलम्ब्स लॉ। पूरा नाम क्या था, चार्ल्स अगस्तो दी कूलम्ब, है ना। इनके द्वारा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करने के बाद देखा गया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल्स होती है। सबसे पहली बात है कि कूलम्ब्स लॉ वैलिड किसके लिए है, चार्ज पार्टिकल के लिए वैलिड है ना। अनचार्ज पार्टिकल के लिए वैलिड नहीं है ना। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग टू कोई भी चार्ज पार्टिकल को, दो चार्ज पार्टिकल को आपस में एक दूसरे के क्लोज लाओगे, है ना, नियर अबाउट लाएंगे, तो ये दो चार्ज के बीच में क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होती है। उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला गया। और इस फोर्स को कूलम्ब्स ने कैलकुलेट भी कर लिया, है ना। तो उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट बनाया कि जो एक्सपेरिमेंटली डाटा से उन्होंने देखा कि जो फोर्सेस होती है वो फोर्सेस डिपेंड करता है दो पैरामीटर्स पे। फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं दो पैरामीटर्स का, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ और भी होते हैं, नेचर भी होती है मटेरियल पे का। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं दो पैरामीटर्स। तो पहला पैरामीटर उन्होंने निकाला कि जो चार्जेज होती है ना, दोनों चार्ज पार्टिकल का बात कर रहा हूँ, तो वो दोनों चार्ज पार्टिकल के चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। दिस इज, है ना, कूलम्ब्स लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट यही था। उसके बाद बोला गया कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो स्क्वायर इनवर्स लॉ को फॉलो करते हैं। स्क्वायर इनवर्स लॉ क्या है कि हमने बात किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल में ये बातें, है ना। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल में हमने क्या बोला था कि कोई दो मासेस हैं, दो मासेस को अगर मैं स्पेस के अंदर कहीं प्लेस कर दिया, एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, दोनों के बीच में अगर सेपरेशन डिस्टेंस r रख दिया, सेपरेशन क्या कर दिया, r कर दिया, तो दोनों के बीच में अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल क्या होती है, दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दिया था। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर ऑफ दिस सेपरेशन डिस्टेंस, दैट मीन्स 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हुआ। ठीक है बच्चे, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जो कूलम्ब्स का सेकंड स्टेटमेंट क्या था कि जो फोर्स होती है वो क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग निकालते हैं, तो क्या होती है, सेपरेशन जो है, सेपरेशन के इनवर्स के स्क्वायर के इनवर्स के क्या होती है, इनवर्स के प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है क्या, आर के, दैट इज 1/r² होती है। तो इसी तरह कूलम्ब्स लॉ में भी होती है क्या, कूलम्ब्स लॉ में भी हम लोग बात करेंगे कि ये r² का टर्म आएगा, दैट इज द, इसी को हम लोग क्या नाम दिए हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो अब हम लोग धीरे धीरे कूलम्ब्स लॉ को समझते हैं क्या है। कूलम्ब्स कूलम्ब लॉ। तो कूलम्ब्स इक्वेशन एप्लीकेबल फॉर कूलम्ब्स इक्वेशन एप्लीकेबल फॉर चार्ज पार्टिकल। किसके लिए एप्लीकेबल है, चार्ज पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। इसमें क्या बोला जाता है कि जब दो चार्ज को आप एक दूसरे के क्लोज लाते हो तो क्या होता है कि दो चार्ज के ऊपर एक्सपीरियंसेस होती है फोर्स, है ना। तो दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हेन टू चार्ज पार्टिकल brought to close to each charges
experiences a force to each other called electrostatic force. इसी फोर्स को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होती है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द चार्जेस पे डिपेंड करता है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस depend on the nature of the charges पे डिपेंड करेगा। यहां बात होती है किस तरह, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि सपोज दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, मतलब लाइक चार्जेस हैं। इफ चार्जेस आर सेम नेचर, ठीक है, तो यहां पे फोर्स क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। दैट इज द फोर्सेस एक्सर्ट अवे फ्रॉम ईच अदर। जिस कारण से क्या होगा, जो चार्ज बॉडी होती है वो चार्ज बॉडी का क्या होगा? एक्सलरेशन होना स्टार्ट होगा। चार्ज बॉडी या बॉडी एक्सीलरेट टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द ईच अदर। बॉडी एक्सीलरेट अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या होगा? दूर भागेगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि चार्जेस जो होती है अपोजिट नेचर का है ना। एक चार्जेस आर अपोजिट इन नेचर। यदि चार्जेस अपोजिट नेचर का होता है तो उसमें क्या होगा कि जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, द फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स exerted between charges एंड जिस कारण से क्या होगा कि जो बॉडी होगा, बॉडी एक्सेलरेट करेगा टुवर्ड टू ईच अदर, है ना। तो यहां हम लोग लिखेंगे बॉडी एक्सेलरेट टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। तो ये था आपका कूलम्ब्स लॉ का कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो हमने समझा कि जो बॉडी होती है, अगर क्या होती है अपोजिट चार्जेस होती है, तो अपोजिट चार्जेस में क्या होगा कि एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। वो अट्रैक्टिव फोर्स के कारण से क्या होगा? बॉडी एक्सेलरेट होगा टुवर्ड द एक दूसरे की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो ये चीजें हमने बताया, तो इसको आप या तो लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ठीक है, तो इसको मैं रब कर दूं। अब हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे रिड्यूस करेंगे इससे। तो क्या बात किया जा रहा है कि चार्ल्स अगस्तो डी कूलम्ब, डी कूलम्ब इन्होंने 1785 में जाके एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, है ना। उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने क्या बताया और क्या किया? डिराइव द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन द चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स लगेगा उसको इन्होंने डिराइव किया। कैसे डिराइव किया कि सपोज हमने बोला कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं, है ना। इस चार्ज का नाम दिया, दिस इज बॉडी 1, ये क्या है? बॉडी 2, जिसपे चार्ज यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है।
दोनों के बीच का सेपरेशन को हमने ले लिया स्मॉल आर, दिस सेपरेशन इज स्मॉल आर। तो यहाँ पे चार्जेस क्या है, लाइक चार्जेस हैं, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होने के बाद क्या होगा कि दिस इज द, ये फोर्स लगेगा। ये फोर्स जो होगा 1 पे 2 के द्वारा कैसे डिस्क्राइब किया गया है ना, और इस डायरेक्शन में आपका क्या होगा, इसी डायरेक्शन में एक पोजीशन वेक्टर भी होगा, आर वेक्टर भी होगा, है ना, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर का बात किया, दैट इज द आर कैप का, है ना। तो यहां से अगर हमने बात किया कि फोर्स, एक मिनट, हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ऑन वन डिस्क्राइब ड्यू टू चार्ज पार्टिकल टू which is separated by a distance small r in the direction away या रेडियली आउटवर्ड, डायरेक्शन रेडियली outward from the charge particle 2 से ये फोर्स क्या है, रेडियली आउटवर्ड है। ये फोर्स को निकाला गया वेक्टर फॉर्म में, दिस इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और एक यूनिट वेक्टर, दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस को इस तरह से कैलकुलेट किया गया है ना, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, है ना। तो यहां से हम लोग रिजल्ट निकालेंगे, दो कंडीशन निकालेंगे कि जो चार्जेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है क्या, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, फोर्सेज जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और फोर्सेज जो होगा इनवर्स प्रोपोर्शनल को, इनवर्स स्क्वायर लॉ को, है ना, वैलिड कर रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो हम लोग यहां से दोनों कंडीशन को लिख रहे हैं। तो दैट मीन्स यहां से क्या कंक्लूजन निकाल रहा हूं कि जो फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होती है, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिस इज द स्टेटमेंट नंबर 1। और सेकेंड बोला गया है कि ये क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, दैट इज आर स्क्वायर, है ना। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यही दो इक्वेशन को कंबाइन किया गया तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये प्रोपोर्शनल साइन को हटा के एक कांस्टेंट रख दिया Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये कांस्टेंट को हम लोग क्या नाम दे दिए, दिस इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जिसको कोलंबियन कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है, या कोलंबियन क्योंकि कोलंब लॉ ने इसे कोलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ही इंट्रोड्यूस किया, तो इसलिए कोलंबियन कांस्टेंट के नाम से भी जाना जा रहा है। या इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इतना पहले आप लिखिए, है ना, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं इसी में। इस फोर्स को देखो कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चे, देखिए रब कर रहा हूं इसको। रिप्रेजेंटेशन ऑन द फोर्स जो होगी चार्ज पे, है ना, इनवर्ड या आउटवर्ड होगी, ऑरिजिनेट उनके जो टेल होंगे, टेल कहां पे होंगे, दैट इज द ऑन द चार्ज। सपोज दो पॉजिटिव चार्ज है जो कि हमने यहां बनाया, दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है। यहां पे क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा,
ये चार्ज पार्टिकल 2 है, ये चार्ज पार्टिकल 1 है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फोर्स ऑन 1/2, ये फोर्स 2/1, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। इसका मतलब होता है फोर्स ऑन 1/2 और ये फोर्स ऑन 2/1 और यही वैल्यू F12 जो होगा, अगर वेक्टर लिख रहा हूं तो माइनस ऑफ F21 होगा। ये कहां से आया, दिस इज द न्यूटन्स लॉ। कहां से आया है, न्यूटन्स लॉ, वो भी थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स का बात कर रहा हूं, थर्ड लॉ का बात किया जा रहा है। ठीक है बच्चे, तो यहां से F12 या माइनस F21 अगर लिख रहा हूं तो वो वैल्यू क्या आ जाएगा, K टाइम ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, है ना। तो ये टर्म आपको याद रखना है और वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, R वेक्टर का यूनिट वेक्टर, दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि एक होता है टॉर्सनल बैलेंस, एक तरीका होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कोलंबियन फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स इसको हमें पढ़नी नहीं है, सिर्फ हमें ध्यान में रखनी है कि कोलंबियन लॉ जो होती है या कोलंबियन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए एक डिवाइस होती है टॉर्सनल बैलेंस, है ना। बाय यूजिंग टॉर्सनल बैलेंस वी कैलकुलेट electrostatic force between the charge पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, है ना। तो यहां तक आप लिखिए, फिर हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ नोट करके पॉइंट लिखेंगे इसके बाद। देखो, आप लोग को पढ़ाई करनी है। पढ़ाई का मतलब होता है कि जब आप प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट का पढ़ाई करो। ये नहीं सोचना कि पास्ट में हमने क्या छोड़ दिया, पास्ट में हमने क्या गलती किया, ये सब नहीं सोचनी है। और ना ही फ्यूचर के बारे में सोचनी है कि इतनी बड़ी सिलेबस हमसे कैसे पॉसिबल होगा, हाउ टू मैनेज दिस सिलेबस, है ना। कुछ नहीं, अभी आपके पास जो प्रॉब्लम है, एक सिंगल छोटी प्रॉब्लम बना करके उसको सॉल्व करो और डे बाय डे इसी तरह का इम्प्लीमेंटेशन करते रहो, तो सारे A to Z आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये आप एक ही बार सोच लोगे कि इतनी बड़ी सिलेबस को मैं कैसे करूंगा, हमसे होगा नहीं, तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। एक छोटी छोटी प्रॉब्लम को आप उसको डे बाय डे आप सॉल्व करते जाइए, है ना। तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने सारे सिलेबस कब कवर कर लिया, कब रिवाइज कर लिया, है ना। तो हमेशा आप कोई भी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक कर लो, उसके बाद आप सॉल्व करो। दैट मीन्स आप प्रेजेंट में ही रहो, पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचनी है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये सब चीजें भी बच्चों को समझाना जरूरी होती है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ नोट करके पॉइंट हमने बोला था कि समझाऊंगा। तो पहला नोट का पॉइंट क्या होता है कि यदि दो चार्जेज हैं, एक Q1 चार्जेज हैं, एक Q2 चार्जेज हैं, दोनों चार्जेस क्या है, पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव चार्जेज हैं, ये भी पॉजिटिव चार्जेज हैं। तो आपको ओब्वियसली पता है कि यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये सेपरेशन डिस्टेंस को हमने R लिया। तो ये रिपल्सिव फोर्स जो होगा, कि बोला गया है कि फर्स्ट केस में यदि Q1 और Q2 का प्रोडक्ट, या तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो फोर्स जो होगी, फोर्स एंड जो R वेक्टर का डायरेक्शन होगा, अगर हम लोग यहाँ पे लिख रहा हूं दिस वन इक्वल टू F2/1, ये लिख रहा हूं F1/2, और हम लोग यहां से पोजीशन वेक्टर लिखूं तो R वेक्टर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, ये क्या R2/1, है ना। तो यहां से अगर मैं बात करूंगा तो फोर्स F21 जो होगा और R2/1 जो होगा वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में, है ना। कि यदि Q1 Q2 का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, चाहे ये प्लस प्लस से आए या यहाँ पे माइनस माइनस से आए, नेगेटिव भी दोनों रहेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, प्लस ही देगा प्रोडक्ट, है ना। तो यहां से आपको याद रखना है कि F21 R21 सेम डायरेक्शन में होगी। देखो जिस डायरेक्शन में F21 है, R21 भी सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन बोला जा रहा है कि अगर एक चार्ज को हमने पॉजिटिव ले लिया, ये चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, सेपरेशन डिस्टेंस स्मॉल r ही है। हमने क्या किया, एक को हमने पॉजिटिव रखा, दूसरे को निगेटिव रखा। दैट मीन्स प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0 आएगा।
यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ये F1/2 है, F2/1 है। यहाँ पे आप देखोगे दिस इज द R21 है। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि फोर्स जो होगी ये, यदि सेकेंड केस में बोला गया Q1 एंड Q2 का प्रोडक्ट यदि निगेटिव आ रहा है तो F21 एंड R21 का जो डायरेक्शन होगा, R21 का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होती है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है बच्चे, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जो कोलंबियन इक्वेशन होती है वो सिमिलर टू क्या होती है, ग्रेविटेशनल लॉ से, जो हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल दिया उसके सिमिलर होती है ना। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल क्या था, हमने शुरुआत में भी बात किया था अभी, Gm1m2/r² है। तो दिस इज द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। और कोलंबियन लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है Q1 Q2/r² होती है, दिस इज द कोलंबियन लॉ, इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों सिमिलर हैं, सिर्फ वेरिएंस पैरामीटर क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में वेरिएंट पैरामीटर चार्ज है, यहाँ पे पैरामीटर क्या है, चार्ज है, यहाँ पे पैरामीटर क्या है, मास है। ठीक है, यहाँ पे जो होगा चार्ज के कारण अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स भी लगेंगे, रिपल्सिव फोर्स भी लगेंगे। बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ओनली क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स ही लगते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स ही लगेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दिस इज द, है ना, बेसिक, है ना, दैट इज रिलेटेड टू कोलंबियन लॉ। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं के का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। रब कर दो बच्चे। एक मिनट, हाँ, तो हम लोग के का वैल्यू बात कर रहे हैं। तो के का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, एक्सपेरिमेंटली के इज इक्वल टू 1/4πε0, जिस 1/4πε0 जिसका वैल्यू क्या था, 8.89 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिएबिलिटी कांस्टेंट, क्या है, परमिएबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और इसका वैल्यू फॉर वैक्यूम के लिए अगर मैं बात करूं तो 8.85 कितना होता है, 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये किसके लिए बात किया जा रहा है, वैक्यूम मीडियम के लिए बात किया जा रहा है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। और यही अगर मैं बात कर रहा हूं कोई अदर मीडियम के लिए बात करूंगा तो वहां पे हमें रिलेटिव परमिबिलिटी रखनी पड़ती है। उस रिलेटिव परमिबिलिटी का वैल्यू हमें क्या करना पड़ता है, या उसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बात करेंगे, जो आगे कैपेसिटेंस सर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इतना आप लिख लीजिए, है ना। तो आज की क्लास आपका यहीं पे रहेगा। कल हम लोग इसी में कुछ चीजें और हम लोग सीखेंगे और कुछ नॉमेरिकल करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और कल के बाद एक क्वेश्चन सीरीज आएगा जिसमें कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पे जो नीट में, जेई में या बोर्ड के पेपर में ऑलरेडी आया हुआ है, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन डिस्कस करनी काफी आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो कृपया आप इसको मिस मत करो, है ना। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मेरे थ्रू पॉसिबिलिटी है बनाना, है ना, कि जो कि पॉसिबिलिटी है कि इस तरह का ट्रेंड आ सकता है, तो वो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।